हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के फर्स्ट वीडियो में हमने रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। फिर नीड ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को हमने डिस्कस किया था, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है उसकी बात की थी। और उसके बाद डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, मैंने उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए, जैसे रिएक्शन के लिए, शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए किस तरह से ड्राइव किया जाता है उसको डिस्कस किया था। अब आज हम आगे चलते हैं और सेकंड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग्स, जैसे आप ओवरहैंगिंग बीम भी बोलते हैं, उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली कि सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग्स। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग्स अगर हों तो उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए, मुझे सिंपली सपोर्टेड बीम का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना तो आता ही है, हमने लास्ट वीडियो में सब स्ट्रेस फंक्शन के लिए बना के देखा था। तो फिर अब ओवरहैंगिंग पोर्शन अगर और होंगे तो फिर उनके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में क्या ऐड होगा हम उसकी बात और करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जनरल मेथड लिख दिया कि मेथड फॉर ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ओवरहैंगिंग बीम है ये। ठीक है, ये सिर्फ जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं ये ओवरहैंगिंग बीम के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि फर्स्ट ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर स्ट्रेस फंक्शन एंड इग्नोरिंग द ओवरहैंगिंग सेगमेंट। कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जिस तरह से आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाते थे वैसा ही ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, ओवरहैंगिंग सेगमेंट को इग्नोर करने के बाद, है ना, उसके बाद मैंने क्या बोला, नाउ प्रोड्यूस द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम टू कवर द ओवरहैंगिंग सेगमेंट ऑल्सो। कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बना लीजिए और उसके बाद फिर ओवरहैंगिंग सेगमेंट्स जो हैं उसमें उन लाइंस को प्रोजेक्ट कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। देखिए जैसे कैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। ये एक ओवरहैंगिंग बीम है, ठीक है, और इस ओवरहैंगिंग बीम के लिए मैंने ए हेडिंग डाली है और इसमें लिखा है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन की बात करते हैं और फिर शियर फोर्स बेंडिंग की बात करेंगे। तो देखिए, दिस इज ओवरहैंगिंग बीम और उस पे ये ई ओवरहैंग यहाँ है और इधर ओवरहैंग जो है वो एफ है। ठीक है, स्पैन लेंथ जो है वो एल। अब इसके लिए रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से बनेगा उसकी बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने इसकी बात करता हूँ, ए बी पोर्शन की, ए बी स्पैन के लिए। तो ए बी स्पैन के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है वो जैसा सिंपली सपोर्टेड बीम में होता था वैसे ही ये मैंने वी बी के लिए बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब वी बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम में इतना होता था। ठीक है, अब ओवरहैंगिंग सेगमेंट है तो लाइनों को और प्रोजेक्ट कर दीजिए, इधर भी प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो ये जो आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिला, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ओवरहैंगिंग बीम, कब, किसके लिए, वीबी के लिए। ठीक है, अब दूसरे स्ट्रेस का फंक्शन मतलब वी ए के लिए चाहिए तो यहाँ भी ये देखिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। सिंपली सपोर्टेड पोर्शन के लिए मतलब ए बी पोर्शन के लिए तो ये 1 और ये 0, और ओवरहैंगिंग सेगमेंट में आपको आगे बढ़ाना है वो बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था टू कवर द ओवरहैंगिंग सेगमेंट, लाइंस को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। तो इनको आगे बढ़ाया तो यहाँ आ गया और इसको आगे बढ़ाया तो ये आ गया। क्लियर। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने बी हेडिंग डाली है और उसमें लिखा है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर ओवरहैंगिंग बीम एट सेक्शन सी। कि अगर इस ओवरहैंगिंग बीम में कोई एक पॉइंट है सी, बीच में कोई एक सेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक, उसकी डिस्टेंस इस ए पॉइंट से स्मॉल ए है और बी पॉइंट से स्मॉल बी है। तो फिर उस सेक्शन सी पे शियर फोर्स के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा वो किस तरह का बनेगा, और उस पॉइंट सी पे या उस सेक्शन सी पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए हमने इस ए बी पोर्शन के लिए ये
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक, इस ए बी मतलब सिंपली सपोर्टेड के लिए, और लाइनों को प्रोजेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ए बाय एल और बी बाय एल होता था, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बताया। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। वैल्यूज़ को याद रखने के लिए तो ई बाय एल और उधर एफ बाय एल आएगा। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, मैं भी आपको एक ड्राइव करके बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना याद रखिए कि हम ओवरहैंगिंग बीम के लिए अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स के लिए, तो फिर इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये क्वांटिटी कितनी होगी, ई बाय एल, वो क्वांटिटी एफ बाय एल, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब और बस आगे प्रोड्यूस करते हैं, देखो इसको यहीं प्रोड्यूस करोगे, इसको इधर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वैसे ही इस लाइन को अगर आगे बढ़ाओगे तो ऐसे ही आगे बढ़ेगी, ये इस डायरेक्शन तो नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब वो लाइन जिस तरह से आ रही है उसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। देखिए बेंड में और बताता हूँ आपको कि अगर मुझे किसी सेक्शन सी पे बेंड के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे होगा, वो देखिए ए बी का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमने यही ड्राइव किया था, और उस सेक्शन सी पे जो बेंड की वैल्यू थी वो ए बी बाय एल थी, वो देखिए ए बी बाय एल, ठीक है। अब इस लाइन को अगर प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसी प्रोजेक्ट होगी इधर, और इस लाइन को ओवरहैंगिंग सेगमेंट में अगर हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ इसी तरह से प्रोजेक्ट होगी। मतलब ओवरहैंगिंग बीम के लिए अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आप देखोगे किसी भी सेक्शन सी पे बेंडिंग का, तो वो इस तरह का बनेगा, ठीक। क्वांटिटी को याद रखना है तो ई बी बाय एल याद रख लीजिए, और उसके लिए एफ ए बाय एल याद रख लीजिए, ठीक है। समझ में फिर से याद सुन लीजिए कि ये डिस्टेंस, ये दोनों ई बी बाय एल और ए एफ बाय एल यहाँ आएगा, क्लियर। अब मैं आपको इसको इस रिएक्शन के लिए ड्राइव करके भी बताता हूँ, ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो देखिए हम वी बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं इस ओवरहैंगिंग बीम के लिए, ठीक है। तो चलिए अगर मान लीजिए यूनिट लोड इस सेगमेंट में है, ए डी सेगमेंट में मूव करता है, ये जो यूनिट लोड है ये यहाँ पे है 1 किलो न्यूटन का, और ये डिस्टेंस अगर x है, ठीक है। तो फिर अब रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होंगी मैं उसकी बात करता हूँ। तो लिखते हैं when unit load between A and D, A और D के बीच में अगर है, ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले तो रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आएगी, दिस वी बी गिव्स एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के अबाउट ये वी बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, मतलब माइनस वी बी इंटू एल हो गया। और यूनिट लोड क्या करेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी बी इज इक्वल टू आ गया -x बाय एल, क्लियर। अब इस इक्वेशन से हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं किस पोर्शन का, इस डी ए पोर्शन का। क्यों, क्योंकि लोड उसी पोर्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, ये ध्यान रखिएगा कि जिस पोर्शन में लोड मूव करता है उसी पोर्शन के लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो वी बी इज इक्वल टू 0, मतलब ए पॉइंट पे ही है ये यूनिट लोड। तब जब x इज इक्वल टू ई हो जाए तो वी बी इज इक्वल टू जो होगा वो -e बाय एल होगा, ठीक है। ये देखिए x से जगह e रख दीजिए तो -e बाय एल हो गया, तो ये देखिए -e बाय एल, क्लियर। अब व्हेन द यूनिट लोड बिटवीन a एंड e हो, ठीक है, a और e के बीच में अगर यूनिट लोड मूव करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं फिर से टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट a लिखता हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट a फिर से लिखिए, और फिर हम देखते हैं कि अब रिएक्शन क्या आएगी। तो अब यूनिट लोड इस पोर्शन में कहीं पर भी है, मान लीजिए वो यूनिट लोड यहाँ है, ठीक है, इसको मैंने 1 किलो न्यूटन बोल दिया, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज x, यहाँ से लेके e तक कहीं भी अगर लोड मूव करता है, ठीक
ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, वी बी फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही देगा, मतलब माइनस वी बी इंटू एल, वी बी ने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया, माइनस वी बी बाय एल, ये 1 क्या करेगा, क्लॉकवाइज देगा, तो प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वी बी जो आया वो आ गया प्लस एक्स बाय एल, समझ में आया, मतलब वी बी की जो वैल्यू होगी वो प्लस एक्स बाय एल, ठीक है। अब देखिए लोड ए से लेके ई के बीच में मूव कर रहे हैं आप, तो फिर इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे हम x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस vb की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने when x इज इक्वल टू 0, तो vb इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू l, vb इज इक्वल टू l बाय l, मतलब प्लस 1, ठीक है। उसके बाद फिर लिखते हैं when x इज इक्वल टू l प्लस f, तो vb इज इक्वल टू होगा l प्लस f अपॉन l, समझ में? तो देखिए अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे vb 0 और x इज इक्वल टू l पे vb की वैल्यू 1, मतलब ये आ गया, और x इज इक्वल टू l प्लस f पे जो vb की वैल्यू है वो है l प्लस एफ बाय एल, समझ में? मतलब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए किस तरह से ड्राइव करते हैं मैंने वो बताने की कोशिश की। मैंने अभी आपको इस vb के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना बताया, आप इसी तरह से किसी भी स्ट्रेस फंक्शन, मतलब va के लिए हो या इस शेयर फोर्स के लिए हो किसी भी सेक्शन C पे, या बेंडमेंट के लिए हो किसी भी सेक्शन C पे, हम इसी तरह से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्राइव कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब हम थर्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मींस कैंटिलीवर बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब इसमें 4 डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्राइव होगा हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कैंटिलीवर बीम कंसीडर किया, ए एंड फिक्स्ड है और बी एंड फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे 3 रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल है, और कौन कौन से रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल है वो देखिए। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन VA होगी और एक मोमेंट MA होगा, ठीक है, इसको मैंने MA बोल दिया, ये HA, ठीक है। मतलब फिक्स एंड ए पे 3 रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करता तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी 0 होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होगी, मतलब इसको मैं 0 बोल देता हूँ, या इसके का कोई इफेक्ट नहीं होगा बेंडमेंट शेयर फोर्स पे, इसको हमें पता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और ये जो 2 रिएक्शन कंपोनेंट बचे VA और MA, इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम VA के लिए, मतलब वर्टिकल रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होगा इस कैंटिलीवर बीम के लिए, उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और मैंने आपसे कहा कि अगर लोड A B के बीच में कहीं वेरी करता है तो फिर ये रिएक्शन कितनी होगी हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे अगर रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, तो देखिए सिग्मा V इज इक्वल टू 0 कर लो, तो सिग्मा V इज इक्वल टू 0 होगा, तो फिर अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, मतलब प्लस VA माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो VA इज इक्वल टू हो गया प्लस 1, ठीक है। मतलब अगर ये लोड, ये यूनिट लोड इस पूरे स्पैन पे कहीं पर भी है, A से B लेके B के बीच में कहीं पर भी अगर ये यूनिट लोड होता है तो VA पे रिएक्शन जो होगी वो कांस्टेंट होगी और उसकी वैल्यू होगी +1, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस कैंटिलीवर बीम के लिए रिएक्शन का जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा वो किस तरह का होगा वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA,
ये +1 है और ये भी +1, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव। समझ में आया? और वैसे भी हम जानते हैं कि ये डाउनवर्ड लोड है और इसको बैलेंस करने के लिए एक ही वर्टिकल रिएक्शन इंड्यूस होगी इस एंड पे और वो VA के बराबर होगी, ठीक है। मतलब इस VA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब ये एक चीज़ को और रिप्रेजेंट करता है, किसको? अगर मान लीजिए मैं एंड पे शियर फोर्स की बात करूं कि A पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर वो देखिए, अगर मैं यहाँ पे शियर फोर्स की बात करूं तो आप यहाँ खड़े हो जाइए, इस एंड पे खड़े हो जाइए, A के जस्ट राइट पे खड़े हैं और इस साइड देख लीजिए, इस साइड मुझे यूनिट लोड ही दिखेगा। जब इस यूनिट लोड को आप A से लेके B के बीच में ही वेरी कर रहे हैं तो मुझे एक यूनिट लोड दिखेगा। मतलब इस पॉइंट A पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वो भी 1 के बराबर होगी। मतलब ये वाला जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये शेयर फोर्स के लिए भी सेम होगा A पॉइंट पे। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ और करके लिख देता हूँ कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर SA। सर मैं ये वाला जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये SA के लिए भी है, ठीक है। SA के लिए है, मतलब इस एंड पे जो शेयर फोर्स होगा उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी यही होगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं और सेकंड रिएक्शन कंपोनेंट मतलब MA के लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने B हेडिंग डाली और लिखा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मोमेंट, एंड मोमेंट है ये, एंड मोमेंट MA, ठीक है। एंड पे जो मोमेंट होगा उसके लिए, ठीक है। अब इस एंड पे जो मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, हम उसकी बात करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब ये जो लोड होगा इस स्पैन पे AB में कहीं पर भी हो, वो इस बीम को किस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो फिर एंड A पे जो मोमेंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। तो MA की जो वैल्यू होगी MA इज इक्वल टू होगा, वो होगा +1 × x, ठीक है, क्योंकि यूनिट लोड x डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है तो MA की जो वैल्यू होगी वो 1 × x के बराबर होगी। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि MA एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, मैं आपको किसी दूसरे तरह से भी इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कैसे? मान लीजिए मैंने इसको MA को कंसीडर कर लिया और A पॉइंट के अबाउट मोमेंट की बात करते हैं, तो मैं लिखता हूँ, हम एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लेते हैं कि मोमेंट का समीशन 0 हो। तो देखिए MA इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी A पॉइंट पे देख रहे हैं तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब -MA लिख लेता हूँ उसको। और ये मोमेंट क्या करेगा, क्लॉकवाइज, मतलब +1 × x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी लिख सकता हूँ MA इज इक्वल टू 1 × x, ये +1 × x, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एज एज्यूम्ड। देखो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, ये पॉजिटिव आया मतलब एज एज्यूम्ड, देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया था। अगर इसको क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेते हैं तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, नेगेटिव आ जाती है, उसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख दीजिए कि एज एज्यूम्ड देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का इफेक्ट किस तरह का होगा उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखिए ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये इस कैंटिलीवर बीम पे किस तरह का मूवमेंट लग रहा है, इस तरह का लग रहा है, मतलब ये हॉगिंग इफेक्ट देगा। समझ में आया? मतलब अगर मैं बेंडिंग मोमेंट के टर्म में बोलूँ, क्योंकि मुझे तो बेंडिंग मोमेंट की बात करना, क्योंकि हम अल्टीमेटली बेंडिंग मोमेंट ही देखना चाहते हैं, तो फिर इस एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसके लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा वो किस तरह का होगा, मैं आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में नहीं, मैं हॉगिंग और सैगिंग के टर्म में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए
अब ए पॉइंट पे अगर मोमेंट की बात करूं कि ए पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, तो उसको मैं बोलता हूं कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, और इसको मैंने एम ए बोल दिया। ठीक है, अब ये 1 का क्या करेगा, हॉक करेगा, मतलब -1 इंटू एक्स होगा। ठीक है, इस तरह से भी देख लीजिए, -1 इंटू एक्स होगा। क्लियर। अब तो हॉगिंग के टर्म में देखोगे तो भी यही है, और एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में देखोगे, मतलब ए पॉइंट पे अगर मोमेंट को देखोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में, तो वो आएगा। ठीक है, तो मुझे तो हॉगिंग सेगिंग के टर्म में चाहिए, तो मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब आगे चलते हैं, और अगर x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0, तो फिर एम ए इज इक्वल टू होगा 0, और अगर इफ x इज इक्वल टू l, तो एम ए इज इक्वल टू होगा -l। क्लियर, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो एम ए के लिए होगा वो कुछ इस तरह का होगा। दिस इज, ये L है, -L, तो एक्सिस के नीचे है तो आप माइनस बोल दीजिए, माइनस है, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एम ए ये होगा। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एम ए है। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये इसका जो इफेक्ट है वो हॉगिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और हॉगिंग सैगिंग में कंफ्यूज मत होना। ठीक, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। क्यों? क्योंकि कई बुक्स में उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में लिखा है, और कई बुक्स में उसको हॉगिंग सैगिंग के टर्म में कंसीडर किया है। ठीक है, तो हम हॉगिंग सैगिंग के टर्म में ही उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको उसी तरह से यूज़ करना होता है। ठीक है, एम ए के इफेक्ट को हॉगिंग सैगिंग के टर्म में समझना होता है। तो यही याद रखिएगा कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एम ए होगा। अब अगर मोमेंट की तरह समझना चाहते थे कि ए पे जो मोमेंट आया वो किस तरह का है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज आया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इस कैंटिलीवर बीम के लिए किसी भी सेक्शन सी पे शियर फोर्स का क्या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक पॉइंट सी कंसीडर किया, और इसके इस फ्री एंड से जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो कंडीशन को डिस्कस करते हैं। क्या? कि अगर यूनिट लोड ए और सी के बीच में मूव करता है तो क्या होगा, और अगर बी और सी के बीच में मूव करेगा तो क्या होगा, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कि व्हेन लोड मूव्स बिटवीन ए एंड सी, कि ए और सी के बीच में अगर लोड मूव करता है तो फिर शियर फोर्स एट पॉइंट जो सी होगा, जिसे आप एस सी बोलोगे, वो कितना होगा। देखिए अगर लोड यहाँ से लेके इसके बीच में मूव करता है तो फिर इस पॉइंट सी पे जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जब यहाँ पे कुछ लोड नहीं है मतलब 0 होगा। ठीक है, मतलब शियर फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर लोड ए और सी के बीच में मूव करता है तो सी पॉइंट पे जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्यों? आप इस सी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, राइट साइड देख लीजिए, कोई फोर्स नहीं है मतलब 0। ठीक, अब अगर लिखते हैं कि व्हेन लोड मूव्स बिटवीन सी एंड बी, ठीक है, तो फिर शियर फोर्स एट पॉइंट सी, जिसे आपने एस सी बोला, वो किसके बराबर होगा। तो देखिए इस सी सेक्शन पर खड़े हो जाइए और राइट साइड देखिए। ठीक है, और राइट साइड जब यूनिट लोड मूव करेगा तो सी और बी के बीच में ही है। ठीक है, और वो होगा क्या, राइट डाउन, और राइट डाउन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मुझे पता है कि राइट डाउन फोर्स अगर होता है तो वो पॉजिटिव शेयर फोर्स देता है, मतलब +1 हो जाएगा। क्लियर? मतलब
अगर मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करूं इसके लिए तो क्या होगा, इस सी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 0 है जब लोड यहाँ मूव करता है, मतलब इस पोर्शन के लिए, इस AC पोर्शन के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा वो इस तरह का, मतलब 0 है, ठीक है। और जब लोड C और B के बीच में मूव करता है तो फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो होगा वो किस तरह का होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 है। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर SC। ये A पॉइंट था, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट सेक्शन C को रिप्रेजेंट करता, इसे मैंने SC बोला। क्लियर। अब आगे चलते हैं और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं इस सेक्शन C पे बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने C लिखा था, यहाँ पे लिखता हूँ D और लिखते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन C, ठीक है। इसे मैंने बोल दिया MC। इस पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी उसे MC बोल दिया, ठीक है। अब फिर से वही दो कंडीशन की बात करते हैं कि अगर लोड A और C के बीच में है, ठीक है, अगर इस यूनिट लोड को आप A और C के बीच में मूव करते हैं तो फिर इस C पॉइंट पे बेंडिंग की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि व्हेन लोड मूव्स बिटवीन A एंड C, तो फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, इसे बोला मैंने MC, इज इक्वल टू। अब देखिए, लोड अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव करता है तो फिर इस पॉइंट पर जो बेंडिंग की वैल्यू होगी, आप राइट साइड से देख लीजिए, कोई लोड नहीं है मतलब 0। सर मैंने कहा कि आपकी ये पोजीशन, लोड सिर्फ इसी पोर्शन में मूव करता है तो यहाँ पे तो कोई लोड नहीं है, मतलब जो C पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू होगी वो राइट साइड से देखने पे आपको 0 मिलेगी, ठीक है। मतलब बेंडिंग पॉइंट C जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अगर इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाऊँ तो क्या बनेगा, वो इस पॉइंट पे 0, ये A पॉइंट है, और यहाँ पे भी 0, मतलब ये पॉइंट पे भी 0 हो गया, ठीक है। तो B पॉइंट पे भी 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो यही इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। A से लेके C के बीच में, A से लेके इस C के बीच में। क्लियर। अब आगे चलते हैं और सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि व्हेन लोड, यूनिट लोड की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है ना। व्हेन लोड मूव्स बिटवीन C एंड B, C एंड B के बीच में मूव करता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर लोड इस C और B के बीच में मूव करता है तो मान लीजिए लोड यहाँ कहीं रखा है, ठीक है, ये लोड की पोजीशन, और इसको मैंने ये यूनिट लोड बोल दिया, और इसके डिस्टेंस इस पॉइंट से बोल दी ये x। क्लियर। अब इस सेक्शन C पे बेंडिंग की क्या वैल्यू होगी, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, और इसको मैंने MC बोला, MC इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये आपकी पोजीशन C पॉइंट पे खड़े हैं, ये क्या करेगा, ये हॉग करेगा। देखिए मेरा हाथ, जो यूनिट लोड है वो हॉगिंग इफेक्ट देगा, मतलब माइनस आएगा, तो -1 इंटू, ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस है x, तो 1 इंटू x लिख दीजिए। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस MC की वैल्यू को। तो मैं लिखता हूँ कि एट पॉइंट C x इज इक्वल टू 0, तो MC इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, और एट
पॉइंट बी x इज इक्वल टू a, तो एम सी इज इक्वल टू जो होगा वो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर तक की डिस्टेंस जो है वो a है, तो x की जगह a रख दीजिए, मतलब बेंडिंग पॉइंट c जो होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करूँ तो फिर किस तरह का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा? वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो ड्रॉ होगा इस MC के लिए वो इस तरह का होगा। ये पॉइंट B है, ये जो वैल्यू है ये A है, और एक्सेस के नीचे मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो पॉजिटिव था, ये देखिए ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इसलिए माइनस लिख दिया। और दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MC को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मतलब इस पॉइंट C पे बेंडिंग मोमेंट के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा इस कैंटिलीवर बीम के लिए वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर? अब रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब थर्ड पार्ट में, हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को यूज़ करके किसी भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए जो अभी मैंने डिस्कस किए, उन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए मूविंग लोड कंडीशन में हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।